जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। तो चलिए आज के हम अपने प्रभात अर्थात सुहानी सुबह की शुरुआत साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स के विचार के साथ करते हैं। उनका कहना था कि लोग क्या कहेंगे, ये सुनकर ये सोचकर आप अपने जुनून को मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप जुनून को छोड़ दोगे तो लोग और भी कहने लगेंगे। इसलिए आपका जो जुनून है, आपका जो टारगेट है, उस पे आप वर्क करो। अभी तक हमने क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का इटली का एकीकरण का प्रथम चरण देखा था, जिसमें हमने नागरिक आंदोलन देखे थे जो 1820 ईस्वी में हुआ था, कार्बोनरी दल की कार्यपद्धति देखी थी और मेटरनी की कार्य पद्धति देखी थी। लेकिन हमने देखा था कि ये तीनों असफल रह गए थे, सिर्फ सिवाय एक क्षेत्र में कि ये राष्ट्रवाद को लोगों के अंदर ला सके। इन्होंने ये कार्य तो कर दिया, लेकिन बाकी अपने राष्ट्र के एकीकरण में असफल रह गए और हमने असफल रहने के कारण भी देखे थे। अब हम इटली के एकीकरण का दूसरा चरण देखेंगे। अब तक हमने देखा था कि जब मेजनी अपने राष्ट्र क्रांतिकारी के तौर पे थे, क्रांति कर रहे थे, उस वक्त जो सरनिया पिडमाउंट के शासक थे वो चार्ल्स एल्बर्ट थे, जो एक मतलब वो एक केंद्रीय प्रवृत्ति के थे, जो चाहते थे कि हमारे अनुसार राष्ट्र का एकीकरण हो। लेकिन उसके बाद से उनका शासनकाल समाप्त हो गया। तब इटली पर विक्टर इमैनुअल का शासन आया और ये एक बहुत अच्छे शासक थे और साथ ही में राष्ट्रवादी शासक थे। और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री काउंट काबूर को नियुक्त किया और काउंट काबूर भी राष्ट्रवादी विचारों के थे और काउंट काबूर एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। और हम आगे देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी कूटनीति के माध्यम से इटली के एकीकरण का आधा काम सफल किया। इस चैप्टर में मतलब कई सारे नाम ऐसे हैं जो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप ये काम करेंगे कि आप जो जितने भी देश दिए गए हैं उस देश के जो भी पुरुषों का, जो भी महापुरुषों का, जिसने भी नायक का कार्य किया, उनका नाम आप एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। सबसे पहले फ्रांस में जो भी आए हैं उनका नाम दिया गया है, फिर इटली, जर्मनी, यूनान, ऐसे ही आप सबका नाम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो। चलिए अब हम काउंट काबूर के कार्य को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो काउंट काबूर थे, काउंट काबूर ये प्रधानमंत्री थे और इनको किसने नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुअल ने। और विक्टर इमैनुअल कौन थे? इटली के नए शासक जो चार्ल्स एल्बर्ट के बाद शासन में आए थे। विक्टर इमैनुअल एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। वैसे आप बताइएगा कमेंट में कि भारत के भी एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ रहे हैं जो प्राचीन काल में थे, उनका नाम आप कमेंट में बताइएगा। और ये काउंट काबूर थे वो इटली के अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। तो इन्होंने इटली के एकीकरण में कार्य किया। तो सबसे पहले इनका मानना था कि इटली का एकीकरण की जो बाधा है वो ऑस्ट्रिया है। सबसे पहले ये मानते थे कि इटली के एकीकरण का बाधा ऑस्ट्रिया है। इसलिए उन्होंने अपनी एक कूटनीति लगाई और उसमें उन्होंने किया क्या कि 1853-54 इस बीच ही ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच क्रीमिया युद्ध चल रहा था। 1853-54 क्रीमिया युद्ध। और ये क्रीमिया युद्ध किस बीच चल रहा था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और ये इटली के रहने वाले थे। तो इन्होंने किया क्या कि फ्रांस ने इससे कोई मदद नहीं मांगी कि इटली कि आप आओ और आप हमारी मदद करो। लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी कूटनीति का उपयोग किया, क्योंकि ये दोनों लोग चाहते थे कि हम जीते और अगर इन्हें किसी की हेल्प मिलती है तो ये और बढ़िया था। जब दोनों के बीच क्रीमिया युद्ध होने लगा तो काउंट काबूर ने अपनी सेना भेज दी युद्ध में, और ये सेना भेजी फ्रांस की तरफ से। अर्थात ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच जब युद्ध हो रहा था
तो काउंट काबूर ने अपनी सेना युद्ध में फ्रांस की तरफ से भेज दी, और जब फ्रांस की तरफ से सेना भेज दी तो इस युद्ध में फ्रांस विजयी रहा और ऑस्ट्रिया हार गया। और जब कोई भी जब जो देश में युद्ध होती है और जब एक जीतता है और एक हारता है तो उसके बाद से एक संधि सम्मेलन कराया जाता है। तो जब ये संधि होने आई तो उस वक्त वहां पे ऑस्ट्रिया भी आया, फ्रांस भी आया, और साथ में इटली से काउंट काबूल को भी बुलाया गया कि आप भी यहाँ पे मतलब इस संधि में इस युद्ध में आपने भी अपना रोल दिया है, तो आप भी इस संधि में शामिल हुई। और जब ये शांति सम्मेलन में आए और वहाँ पे निर्णय के लिए यूरोप के अन्य देश भी शामिल थे, और क्योंकि इनको चाहिए था एक प्लेस जहाँ पे अपनी बात को रखे और संपूर्ण यूरोप वासियों के यूरोप के देशों के समक्ष रखे। तो जब इनको यहाँ पे बुलाया गया तो इन्हें एक मौका मिल गया, और तब इन्होंने इस सम्मेलन में कहा कि जो इन्होंने ये साबित कर दिया सारे यूरोपीय देश के सामने कि इटली का जो हमारी इटली पर जो ऑस्ट्रिया का वर्चस्व है वो अवैध है, वो गैर कानूनी है। और इस तरह इन्होंने जो इटली का एक मुद्दा था मतलब कि अपने स्वयं का एकीकरण करना और इससे ऑस्ट्रिया का वादा, उन्होंने इसको संपूर्ण यूरोप वासियों के लिए एक विचार का विषय बना दिया। और इस तरह जब इसने इटली ने फ्रांस की सहायता की, इस तरह फ्रांस का भी ये बनता है कि वो जब भी युद्ध हो तो वो इटली की सहायता करे। और इस प्रकार हुआ ये कि काउंट काबूर और नेपोलियन III जो फ्रांस के उस वक्त के शासक थे, नेपोलियन III जो क्रीमिया युद्ध में लड़ाई किए थे, उस वक्त नेपोलियन III फ्रांस के शासक थे। इन दोनों ने एक संधि कर ली, ये दोनों एक संधि कर लिए, और संधि में ये बात हुआ कि जो काउंट काबूर थे उन्होंने नेपोलियन III से कहा कि जब इटली जो काउंट काबूर थे वो ऑस्ट्रिया से युद्ध करने की योजना बना रहे थे, और इस योजना में उन्होंने फ्रांस से सहायता लेने के लिए उन्होंने ये किया कि संधि के तहत उन्होंने कहा कि आप हमारी सैन्य समर्थन कीजिएगा, मतलब आप हमारी सेना से मदद कीजिएगा, और बदले में हम आपको हमारे जो सिसिली और नेपल्स है, नीस और सेवाई, क्योंकि सिसिली और नेपल्स तो हमने पहले ही देखा था कि वो फ्रांस के अंडर में था, वो तो हमने पहले ही देखा था कि वो फ्रांस के अंडर में था। तो संधि की तरफ से ये हुआ कि काउंट काबूल ने कहा कि आप हमारी सैन्य मदद कीजिएगा और बदले में हम आपको अपने नीस और सेवाय क्षेत्र हम आपको दे देंगे। अब इनको कुछ क्षेत्र भी मिल रहे थे, इसलिए इन्होंने जो नेपोलियन III थे उन्होंने लोभ के कारण कहा कि ठीक है, हम आपको सैन्य समर्थन देंगे। इनके बीच संधि तो हो गई। अब संधि के बाद युद्ध होना जरूरी था, इस युद्ध होता तभी तो ये अपनी सेना भेजती। तो उसके बाद से 80, 59 और 60 मतलब यही समय था जब पिडमाउंट, जहाँ के प्रधानमंत्री काउंट काबूल थे, पिडमाउंट और प्लस ऑस्ट्रिया ये दोनों सटे हुए थे और इनके बीच सीमा संबंधित विवाद हो गया। सीमा संबंधित इन दोनों के बीच विवाद हो गया। और जब ये युद्ध हो गया तो पहले ही संधि हुई थी कि नेपोलियन III इटली को सैन्य समर्थन देंगे, और जब ये युद्ध होने लगा तो उस वक्त नेपोलियन III ने इस युद्ध में अपनी सेना भेज दी। और अब जब अपनी सेना भेज दी तो यहाँ भी ऑस्ट्रिया की हार हो गई और पिडमाउंट जीत गया। ऑस्ट्रिया इस बार जीत गया तो पिडमाउंट जीत गया और ऑस्ट्रिया हार गया। और जब पिडमाउंट जीतने लगा तो सबसे पहले इन्होंने लोम्बार्डी इन्हीं का क्षेत्र था जिसपे ऑस्ट्रिया ने अपना शासन स्थापित किया था। तो सबसे पहले इन्होंने लोम्बार्डी के क्षेत्र को जीता, उसके बाद से वेनेसिया के क्षेत्र को जीता।
इन दोनों क्षेत्र को काउंट काबू ने जीत लिया। और जैसे इन्होंने यह क्षेत्र जीता तो उसके बाद से जो नेपोलियन थर्ड थे उनके जो फ्रांस में भी तो इटली का कुछ क्षेत्र था, तो इनको अब डर लगने लगा कि कहीं ये युद्ध के बाद इतने क्षेत्र को जीत लेगा तो उसके बाद से जो हमारे पास जो है उनका क्षेत्र है वो हमसे छिन जाएगा। और इसलिए उन्होंने पिडमाउंट की जब काउंट काबू ने जैसे ही वेनेसिया पे जीत हासिल की वैसे ही अपनी सेना को युद्ध से लुई नेपोलियन ने वापस बुला लिया। और जब इन्होंने वापस बुला लिया तो युद्ध वहीं पे रुक गया। उसके बाद से जब इन दोनों के बीच युद्ध हो गया तो हम देखते हैं कि युद्ध के बाद संधि होती है, तो पुनः संधि के लिए ये देश एक साथ शामिल हुए जिसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस और पिडमाउंट था। उसके बाद से जब ये संधि हुई तो इनके बीच मध्यस्थता की गई, जिसके बाद से लोम्बार्डी का जो एक क्षेत्र था वो मिल गया पिडमाउंट को। और वेनेसिया क्षेत्र जिसने पिडमाउंट ने जीता तो था परंतु इसे पुनः ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। इस तरह ये जीत गए लेकिन लोम्बार्डी क्षेत्र तो इनमें मिल गया, लेकिन इनको ये अपने दो क्षेत्र नेपोलियन थर्ड को देना पड़ा। फ्रांस में इन दो क्षेत्रों का रियासत थे, ये दो रियासतों का फ्रांस में विलय हो गया। इस कारण काउंट काबूल की आलोचना की जाती है कि इनको दो क्षेत्र देना नहीं चाहिए था, लेकिन काउंट काबूल का इस पे विचार है कि अगर एक बड़े क्षेत्र को अगर हमें मिल जाता है उसके लिए हमें छोटा क्षेत्र को गवा देना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। हम एक बड़े क्षेत्र के अपने विलय के लिए छोटे क्षेत्र को गंवाने में सक्षम है, हम उसे कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि ये तो एक पहला युद्ध हो गया जिसमें पिडमाउंट ने एक बड़े राज्य यानी इटली का बहुत हद तक एक छोटे स्तर पर एकीकरण हो गया। लेकिन अब काउंट काबूल को मध्य इटली और उत्तर का जो पूरा इटली हो गया, ये मध्य इटली और ये उत्तर का इटली। अब काउंट काबूल के विचार थे इन सबको एक में मिला दिया जाए, जो कुछ क्षेत्र ही अब एक में मिले हुए थे। इसलिए जब ये लोम्बार्डी और वेनेसिया की देने की यहाँ पे तो संधि हो गई, उसके बाद से पुनः फ्रांस और काउंट काबूल यानी पिडमाउंट के शासक में पुनः एक संधि हुई। ये संधि पिडमाउंट राष्ट्रीय युद्ध के बाद हुई और इस संधि में काउंट काबूल ने कहा कि जब आगे ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच युद्ध हो तो आप उसमें निष्क्रिय रहिएगा। एक मिनट इरेज कर ले। इस तरह जब दूसरी संधि फ्रांस और पिडमाउंट के बीच हुई तो इसमें पिडमाउंट ने यह शर्त रखी कि अब आप मतलब पिडमाउंट में तो अब लोम्बार्डी में मिल गया था। इस तरह उनकी सैन्य शक्ति से वो पूरे सबल हो गए थे कि उनके पास अब सेना पर्याप्त थी, तो अब उनको सेना की कोई जरूरत नहीं थी। तो अब इन्होंने ये कहा कि अब जब आगे कभी ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में युद्ध होता है तो आप अब निष्क्रिय रहेंगे। ये एक शर्त थी काउंट काबूल की फ्रांस के शासक नेपोलियन से कि जब अब इसके आगे हमारे बीच ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच जब भी युद्ध होता है तो आप उसमें निष्क्रिय रहेंगे, आप उसमें कुछ नहीं करेंगे। और अगर आप इसमें कुछ नहीं करेंगे तो जो सिवाय प्रदेश था उसके एक छोटे से रियासत को उन्होंने पहले दिया था, अब कहा कि अब आप निष्क्रिय रहेंगे तो हम आपको पूरा सिवाय प्रदेश ही दे देंगे, पूरा सिवाय प्रदेश हम आपको दे देंगे। इस तरह पुनः लोभ के चक्कर में लुई जो नेपोलियन थे नेपोलियन थर्ड थे वो मान गए कि ठीक है अब हम आपके बीच जब भी युद्ध होता है तो हम निष्क्रिय रहेंगे। उसके बाद से पुनः युद्ध होता है और युद्ध में उसके बाद इन्होंने तो अपनी शर्त रख दी, लेकिन फ्रांस ने भी अपनी एक शर्त रखी और उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को आप अपने में युद्ध में जीत कर अपने में मिलाएंगे तो उस क्षेत्र का जो जनमत संग्रह द्वारा विलय होगा। और जनमत संग्रह किसे कहते हैं? जैसे होता है ना हमारे यहाँ चुनाव होता है तो जैसे हमारे भारत का ये हुआ बंटवारा हुआ,
पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो उस वक्त अंग्रेजों ने कहा कि जो जिधर चाहे वहाँ उधर जाके मिल सकता है। वैसे ही जब इन्होंने इन्होंने जब एक जो क्षेत्र आप जीत के लेके आएंगे, तो अगर वो क्षेत्र चाहे तो फ्रांस में भी मिल सकता है, जो जहाँ चाहे वो मिल सकता है। जो क्षेत्र चाहे फ्रांस में मिल सकता है, जो क्षेत्र चाहे पिडमाउंट पे मिल सकता है। तो इन्होंने कहा कि उसके बाद से जब इन्होंने ये शर्त रखी तो पिडमाउंट ने इन्हें मान लिया, क्योंकि ये जानते थे कि जो क्षेत्र हम आपस में मिलाएंगे वो पिडमाउंट में ही मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ की जनता भी तो चाहती थी कि हमारे राष्ट्र का एकीकरण हो। और इस तरह युद्ध हुआ और उसमें ऑस्ट्रिया हार गया। और जो भी क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अंतर्गत में आते थे इटली के, उन सब का जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के द्वारा वो सब इटली में ही आके मिल गए। और इस तरह सिर्फ रोम का क्षेत्र छोड़कर बाकी सभी उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण काउंट काबू ने कर लिया 1860-61 ईस्वी में। और इस तरह 19 मतलब कुछ क्षेत्र थे, मतलब 1862 ईस्वी तक ये पूर्णतः सिर्फ रोम को छोड़कर पूर्णतः उत्तर इटली और मध्य इटली का एकीकरण हो गया काउंट काबूर के उनके नेतृत्व के अंतर्गत। इस तरह हमने देखा कि काउंट काबूर ने कैसे उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये इटली के पिडमाउंट के प्रधानमंत्री थे, जो इटली का क्षेत्र था। और इन्होंने किया ये कि सबसे पहले इन्होंने क्रीमिया युद्ध में बिना बुलाए युद्ध कर लिया। उसके बाद से जब उनको एक मंच मिला तो उन्होंने इटली की समस्या को बताया कि ऑस्ट्रिया अवैध रूप से इस पर कब्जा किया हुआ है। उसके बाद से पहली बार जब फ्रांस के शासक नेपोलियन थर्ड के साथ जो संधि हुई उसमें उन्होंने सैन्य सहायता मांगी। और उसके बाद से जब 60-61 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच युद्ध हुआ तो फ्रांस उसमें सैन्य सहायता किया। सैन्य सहायता करने के बाद पिडमाउंट जो था उसमें विजयी रहा, और विजयी रहा इसलिए उनको अपने नीस और सेवाय क्षेत्र फ्रांस को देने पड़े, क्योंकि संधि के तहत ये तय हुआ था। उसके बाद से पुनः जब पिडमाउंट जीत गया, उसके बाद से लोम्बार्डी और वेनेशिया पर पिडमाउंट का शासन हो गया। लेकिन पुनः संधि हुई तो उसमें जो लोम्बार्डिया का क्षेत्र था वो चला गया पिडमाउंट में, और वेनेशिया क्षेत्र को पुनः ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। उसके बाद से ये जब युद्ध हो गया, एक युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद से दूसरा संधि हुआ। दूसरी संधि फिर से फ्रांस और पिडमाउंट के बीच हुई, जिसमें यह तय हुआ कि जो ऑस्ट्रिया पिडमाउंट के बीच जब युद्ध होगा तो फ्रांस निष्क्रिय रहेगा, बदले में उनको पूरा सिवाय प्रदेश दे दिया जाएगा। और इसी संधि में नेपोलियन थर्ड ने अपनी शर्त रखी कि जो भी क्षेत्र आप जीतेंगे उनका जनमत संग्रह द्वारा अपने विलय होगा। उन्होंने इस बात को मान लिया। उसके बाद से जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पिडमाउंट विजयी रहा, और इस तरह उत्तर इटली और मध्य इटली का एकीकरण हो गया, सिर्फ रोम को छोड़कर। इस तरह हमने देखा कि 1862 ईस्वी तक काउंट काबूल ने अपनी कूटनीतिज्ञ और अपनी चातुर्य बल के तौर पे उत्तर इटली और मध्य इटली का एकीकरण कर दिया। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे दक्षिण इटली का एकीकरण हुआ और कौन किया। डेट्स ऑल। जय हिंद।